आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? बेटा देखो, स्यूडो का मतलब यहाँ पर होता है फॉल्स। क्या होता है? फॉल्स। क्लियर होगी ना स्टूडेंट? स्यूडो मीन्स फॉल्स। तो अब मैं जरा पहले डेफिनेशन लिख देती हूँ, फिर इसके बारे में समझाती हूँ आपको। दोज रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर but under certain condition they become first order are called pseudo first order reaction। क्लियर स्टूडेंट? क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं होती हैं, लेकिन अंडर सर्टेन कंडीशन वो बिहेव करती हैं लाइक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, उनको बोलते हैं हम स्यूडो। मैंने बता दिया स्यूडो का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर जो है वो फर्स्ट ऑर्डर के जैसे बिहेव करती हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिएगा, इसके लिए मैं पहले आपको एक जनरल सा एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ। जैसे सपोज कीजिएगा मैंने दो रिएक्टेंट लिए हैं आपके A प्लस B, ये आपके मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा? प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? A और B मिलकर आपका प्रोडक्ट। अगर हम अकॉर्डिंग टू रेट लॉ की बात करें, किसकी बात करें बेटा? रेट लॉ की। तो रेट लॉ कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, A की पावर भी 1 और B की पावर भी 1। तो मैंने कहा इस रिएक्शन का एक्चुअल ऑर्डर क्या होना चाहिए? 2। 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 2। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट? लेकिन मैं कह रही हूं कि मैंने सपोज करो जो आपका B रिएक्टेंट है, कौन सा रिएक्टेंट है? B। ये मैंने वेरी स्मॉल अमाउंट में लिया हुआ है। वेरी स्मॉल अमाउंट मीन्स जैसे सपोज करो इसका आपके पास 1 वॉल्यूम है। कितना है? 1 वॉल्यूम। लेकिन जो मैंने आपका A रिएक्टेंट लिया हुआ है, मैंने आपका सपोज करो 30 वॉल्यूम या 40 वॉल्यूम लिया हुआ है। कौन? A। ठीक है, तो आपको इक्वेशन की कंडीशन बता रही है कि 1 वॉल्यूम B रिएक्ट विद 1 वॉल्यूम A, या 1 आपका 1 वॉल्यूम नहीं लेना है, 1 मोल ले लो। 1 मोल आपका B रिएक्ट विद 30 वॉल्यूम या 30 मोल ले लो। ठीक है कि नहीं? मैंने कहा 1 मोल ऑफ B रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ A, इक्वेशन बता रही है आपकी। लेकिन यहाँ पर इसका तो 1 मोल लिया है और इसके कितने मोल लेके चल रहे हो बेटा आप? 30 मोल। क्या लेके चल रहे हो? 30 मोल। क्लियर हो गया? वॉल्यूम लेना हो तो गैसेस के केस में ले लो, और आपका क्या बोलते हैं, अगर अदर कंडीशन है तो आप मोल भी ले सकते हैं। तो जैसे इसका 1 मोल और इसके कितने लिए हैं? 30 मोल। तो भाई इक्वेशन तो कह रही है कि B का 1 मोल A के 1 मोल से ही रिएक्शन करेगा। तो आपका जबकि A के मोल कितने दे रखे हैं? 30। मीन्स आपका A किस में प्रेजेंट है बेटा? एक्सेस में। A किस में प्रेजेंट है? आपका एक्सेस में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया ना स्टूडेंट्स? A आपका किस में प्रेजेंट है? यहाँ पर एक्सेस में। ठीक। और B जो है आपका जितना है उतने का उतना आपका कंज्यूम हो रहा है। इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल, तो B तो आपका फुली कंज्यूम्ड हो रहा है, लेकिन A आपका कंज्यूम्ड नहीं हो रहा है। मीन्स A का कंसंट्रेशन जो है वो आपका रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है? क्यों? क्योंकि इसके लिए इसका 1 मोल ही लग रहा है, बाकी तो आपका नेग्लेक्ट है कि नहीं? तो एक्चुअल में कौन जो है जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है? B। तो A आपका रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है ड्यू टू एक्सेस में प्रेजेंस की वजह से। तो हम क्या लिखेंगे कि A के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा? 0, और B के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1। तो ये आपकी कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बन जाएगी? बताइएगा कौन से ऑर्डर की बेटा? फर्स्ट ऑर्डर की। ठीक है, अगर हम एक रिएक्टेंट आपका एक्सेस में ले लें। क्लियर हो गया बेटा? क्यों? क्योंकि एक्सेस वाला आपका वेस्ट में जाएगा, वो किसी यूज में थोड़ी ना है। इसके 1 मोल के लिए इसका 1 मोल ही लग रहा है। क्लियर हो रही है ना मेरी बात बेटा? तो इस मीन्स आपका A के रिस्पेक्ट में जो है वो ऑर्डर आएगा 0 और B के रिस्पेक्ट में 1। तो ये आपका ऑर्डर आया फर्स्ट ऑर्डर, और ये रिएक्शन कहलाएगी आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर स्टूडेंट? तो अब देखिएगा जरा ध्यान से। अब मैं आपको एक्चुअल में एग्जाम्पल देख के बता रही हूँ। इसका एग्जाम्पल देख लीजिएगा। जैसे सपोज करो हमने हाइड्रोलाइसिस किया है। फर्स्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर in the presence of acid, in the presence of acid। क्लियर स्टूडेंट? हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं किसका? एस्टर का। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। ठीक। तो अब पहले मैं एस्टर लेके चल रही हूँ आपका। देखिएगा ये है आपका CH3COOC2H5। ठीक है, ये इथाइल एसीटेट है आपका। इसका हम कर रहे हैं हाइड्रोलाइसिस। किसकी प्रेजेंस में? एसिड की प्रेजेंस में। तो आपको क्या देता है ये आपको देगा CH3COOH दैट इज एसिटिक एसिड, और प्लस में साथ में क्या देगा बेटा? C2H5OH। तो
तो ये आपको देता है एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। क्लियर होगी ना स्टूडेंट? क्या देता है आपको ये? एसिटिक एसिड प्लस इथेनॉल। इसमें आपका ये एस्टर एक्वस कंडीशन में है, वाटर आपका लिक्विड है, CH3COOH आपका क्या है? एक्वस। ये भी आपका क्या है बेटा? एक्वस। ठीक है कि नहीं? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर हम इसके लिए रेट लॉ लिखें तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, किसका मोलर कंसंट्रेशन? एस्टर का मोलर कंसंट्रेशन, और किसका मोलर कंसंट्रेशन बेटा? वाटर का मोलर कंसंट्रेशन। ठीक है कि नहीं? तो अगर आप रेट लॉ को फॉलो करें तो एस्टर का भी 1 मॉलिक्यूल है और वाटर का भी क्या है? 1 मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि अगर हम रेट लॉ को फॉलो करते हैं तो रिएक्शन इज एक्सपेक्टेड टू हैव सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो क्या लिखेंगे हम? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ द रिएक्शन इज expected to have second order kinetics। कौन सी ऑर्डर को फॉलो कर रही है आपकी रिएक्शन? सेकेंड ऑर्डर को काइनेटिक्स को फॉलो कर रही है। ठीक है, लेकिन हम कह रहे हैं जिसमें जो आपका एक रिएक्टेंट प्रेजेंट है वो वाटर है। ठीक है, वाटर इसमें सॉल्वेंट है, तो हम कहेंगे वाटर एज ए सॉल्वेंट, वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। वाटर एज ए सॉल्वेंट आपका लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है। ठीक है कि नहीं? तो ये लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, मीन्स ये रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। तो हम क्या बोलेंगे? सो इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, इट्स कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, तो हम कहेंगे H2O इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसके लिए सपोज करो ये जो कांस्टेंट है इसको आप K डैश मान के चलो। ठीक है, तो H2O का कंसंट्रेशन भी क्या हो गया आपका? कांस्टेंट। इसको आपने कांस्टेंट को एक नया मान लिया, क्या? K डबल डैश। क्या मान लिया बेटा? K डबल डैश। ये है आपका K डैश और ये क्या आ गया आपका? K डबल डैश। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन थी 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 2। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर दो क्या? इक्वेशन जो 2 की वैल्यू है उसको 1 में। ठीक है, सब्सटीट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, वैल्यू इन इक्वेशन 1। तो आप इक्वेशन 1 में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करो तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगी? K डैश CH3COOC2H5। वाटर आपका किस में प्रेजेंट है? एक्सेस में। मैंने बताया ना बेटा कि एक्सेस वाला क्यों नहीं अफेक्ट करता है। देखो एक कॉमन एग्जांपल लेके मैंने आपको ऊपर समझाया था, जरा ध्यान से देखो क्या समझाया था मैंने आपको कि A के 30 मोल है और B का 1 मोल है, तो B के 1 मोल के लिए A का 1 मोल ही लग रहा है। ठीक है कि नहीं? तो या तो आपको बहुत सारा दे रखा है, तो बहुत सारे का मतलब A को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं ना नेग्लिजिबल। किसके कंपैरिजन में? B के कंपैरिजन में। मींस A का कंसंट्रेशन आपका रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पर वाटर जो है आपका इस इक्वेशन के अंदर देखिएगा, वाटर आपका लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है ना? वाटर आपका लार्ज एक्सेस में, तो वाटर अगर आपका लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं कर रही है, तो इसको हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं वाटर के कंसंट्रेशन को। ठीक है, तो K डैश CH3COOC2H5 की पावर 1 और यहाँ पर वाटर की जगह क्या आ जाएगा बेटा? K डबल डैश। वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट क्योंकि लार्ज एक्सेस में है। ठीक है ना? तो आपका ये बन गया रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू K डैश इंटू K डबल डैश। क्या हो जाएगा आपका? CH3COOC2H5। क्लियर स्टूडेंट? अब K डैश इंटू K डबल डैश को हमने एक नया कांस्टेंट नाम दे दिया बेटा, क्या? K। क्या नाम दे दिया? K। तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या बन जाएगी? K CH3COOC2H5 की पावर 1। तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया बेटा? एक्चुअल में तो 2 होना चाहिए था, क्योंकि वाटर आपका एक्सेस में प्रेजेंट है तो वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है, इसलिए आपका ऑर्डर कितना आ गया बेटा? 1 आ गया। ठीक है, लेकिन अब ध्यान से सुनना, अगर कोई इस इक्वेशन देखो ध्यान से, अगर कोई इस इक्वेशन की मॉलिक्यूलैरिटी पूछे, क्या पूछे बेटा इस इक्वेशन की? मॉलिक्यूलैरिटी कितनी है? तो मॉलिक्यूलैरिटी होती है नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड साइमल्टेनियसली। नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज कोलाइड साइमल्टेनियसली। तो देखो अकेला CH3COOH थोड़ी ना प्रोडक्ट बना सकता है, जब ये वाटर के मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन करेगा तभी ये किसका फॉर्मेशन करेगा बेटा? प्रोडक्ट का। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर मॉलिक्यूलरिटी पूछी जाए इस इक्वेशन की, तो मॉलिक्यूलरिटी आपकी कितनी है? 2।
ठीक है, लेकिन अगर ऑर्डर पूछा जाए तो ऑर्डर कितना है बेटा 1। समझ गए कि नहीं, ऑर्डर कितना है 1। क्लियर हो रही है ना मेरी बात। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कितनी है 2, क्योंकि कितनी रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रही है 2, दैट इज ईस्टर एंड वाटर। ठीक, एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ बेटा कि नहीं। अब इसका चाहे तो आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक और एग्जाम्पल मैं इसका आपको बता दे रही हूँ, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिएगा आप, क्या है बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर। ठीक है, या इसको बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। क्या बोलते हैं बेटा इसको, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। जरा ध्यान से देखिएगा कैसे, ये है आपका सुक्रोज C12H22O11, ठीक है स्टूडेंट, प्लस H2O। जब हम सुक्रोज का केन शुगर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है कि नहीं स्टूडेंट, तो ये आपका एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस होता है और ये आपका देती है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्या देता है ये आपका, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। क्लियर हो रहा है ना स्टूडेंट। इसमें ध्यान से सुनिएगा बेटा, इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये आपका सुक्रोज जो है ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और जब इसके एक्वस सॉल्यूशन आप बनाते हो तो जो आपका सॉल्यूशन होता है वो लैवो रोटेटरी होता है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है, लैवो रोटेटरी। रोटेशन समझते हैं ना डेक्स्ट्रो और लैवो रोटेटरी, कि नहीं पता है आपको। डेक्स्ट्रो मीन्स जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपके क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है, और लैवो रोटेटरी मीन्स जो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाता है। तो आपका C12H22O11 दैट इज केन शुगर या सुक्रोज। ठीक है बेटा, सुक्रोज आपका खुद तो होता है बेटा डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है कि नहीं, लेकिन जो आपका सॉल्यूशन होता है, जो आपका सॉल्यूशन होता है सुक्रोज का, वो आपका होता है लैवो रोटेटरी। ठीक है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें इन्वर्जन होता है, ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर ना, या ये इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, डेक्स्ट्रो टू लैवो में चेंज होना। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब इसके लिए अगर हम लिखें रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के, तो आप फिर बोलोगे क्या, C12H22O11, और दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है आपका, वाटर। तो आपको पता है वाटर इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, वाटर इज ए सॉल्वेंट, सो इट इज प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। तो हम बोलेंगे वाटर, फिर से लिख देंगे वाटर एज ए सॉल्वेंट प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस, प्रेजेंट इन लार्ज एक्सेस। Clear students, so its concentration remains constant। क्लियर हो गया स्टूडेंट, इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आप क्या मान लोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के, या फिर मैंने पहले कहा था इसको के डैश मान लो, के डैश, तो ये क्या आ गया C12H22O11, और यहाँ पर H2O भी कांस्टेंट है, तो H2O का कंसंट्रेशन क्या मान लो, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, के डबल डैश मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर H2O के लिए आप वैल्यू पुट कर दो, क्या, के डबल डैश, तो आपका क्या बन जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के डैश C12H22O11, और H2O के लिए क्या मान लोगे बेटा, के डबल डैश, तो आपको हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू के डैश इंटू के डबल डैश। ये है आपका C12H22O11 की पावर कितना, 1। ठीक है कि नहीं, इसका 1 मोल आपका रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है, तो के डैश इंटू के डबल डैश को हमने क्या मान लिया, एक नया कांस्टेंट के, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगी बेटा, के C12H22O11। क्लियर, तो आपको दिख रहा है कितना है आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एक्चुअल में होना चाहिए था 2, लेकिन कितना आ रहा है आपका 1। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूलरिटी पूछे, फिर से मैंने कहा मॉलिक्यूलरिटी मींस क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीशीज कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली। तो कितनी स्पीशीज कोलाइड कर रही हैं आपकी, 2। तो कोई अगर इसकी मॉलिक्यूलरिटी पूछे तो मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी बेटा इसकी, 2। हम कहेंगे मॉलिक्यूलरिटी 2 है, लेकिन ऑर्डर कितना है, 1। समझ में आया बेटा। तो ये मैंने आपको समझाई स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, जो होनी तो उनका एक्चुअल ऑर्डर कुछ और होता है, लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर का बिहेव करती हैं, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर हुआ स्टूडेंट, क्या बताया। थैंक यू स्टूडेंट्स।